अप्रैल 2025, पहलगाम की खूबसूरत वादियां, और वहां अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। आतंकवादियों ने पर्यटकों की एक बस पर हमला किया, पर वो सिर्फ एक हमला नहीं था, एक कत्लेआम था। बिल्कुल। 26 बेगुनाह लोग, उनमें एक नेपाली नागरिक भी था। और जिस तरह से जिस क्रूरता से इसे अंजाम दिया गया, वो दहला देने वाला था। हाँ, ये कोई दूर से किया गया हमला नहीं था। आतंकवादी बस में घुसे, परिवारों के सामने लोगों को बहुत करीब से गोली मारी। इसका मकसद सिर्फ मारना नहीं था, एक संदेश देना था। एक संदेश देना था। बिल्कुल, संदेश साफ था। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो हालात सामान्य हो रहे थे, जो टूरिज्म लौट रहा था, उसे पटरी से उतारना। हाँ, उसे पटरी से उतारना, खौफ का माहौल बनाना और एक सांप्रदायिक आग भड़काने की सोची समझी साजिश थी ये। और इस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। TRF। हाँ, ये नाम तो कई लोगों के लिए नया था। कौन है ये लोग असल में? ये बस एक नया पोस्टर है, चेहरा पुराना ही है। TRF असल में लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है। अच्छा। सारे तार सीधे पाकिस्तान के ISI और फौज से जुड़े हैं। और ये सिर्फ भारत का कहना नहीं है। इसी हमले के बाद 18 जुलाई 2025 को अमेरिका ने भी TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। तो इस बर्बर हमले के जवाब में भारत ने जो किया, वो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि भारत की प्रतिक्रिया, जिसमें ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर शामिल थे, वो क्यों सैन्य, तकनीकी और रणनीतिक तौर पर इतनी अहम थी। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ मिसाइलों की कहानी नहीं है। नहीं, ये डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और एक ऐसे युद्ध की कहानी है जो हमारे फोन की स्क्रीन पर भी लड़ी गई। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के पहले कदम से। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात हुई। सबको लगा भारत तुरंत कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। हाँ, उम्मीद तो यही थी। लेकिन पहली चाल सेना ने नहीं चली, डिप्लोमेट्स ने चली। प्रधानमंत्री ने अपना विदेश दौरा बीच में ही छोड़ दिया। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गईं। और उन मीटिंग से जो फैसले निकले वो बहुत बहुत सख्त थे। भारत ने सबसे पहले सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। इसके साथ ही अटारी चेकपोस्ट बंद कर दिया गया और दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ को 55 से घटाकर 30 करने का आदेश दे दिया। संदेश साफ था कि इस बार बात सिर्फ निंदा करने तक नहीं रुकेगी। इन कूटनीतिक दांवपेच के बाद आया पहला मिलिट्री एक्शन, ऑपरेशन महादेव। ये क्या था? क्या यही भारत का मुख्य जवाब था? नहीं, मुख्य जवाब नहीं था। इसे आप कह सकती हैं न्याय की पहली किश्त। ऑपरेशन महादेव एक बहुत ही सटीक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। अच्छा। इसका मकसद कोई बड़ा हमला करना नहीं था, सिर्फ उन 3 आतंकवादियों को ढूंढकर खत्म करना था जो पहलगाम हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। और ये आतंकवादी कौन थे? ये लश्कर के 3A कैटेगरी के आतंकवादी थे। सुलेमान, हमजा अफगानी और जिब्रान। A कैटेगरी मोस्ट वांटेड, सबसे खूंखार। हाँ। 28 जुलाई को दाची गांव के घने जंगलों में भारतीय सेना, CRPF और JNK पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में इन तीनों को मार गिराया गया। ये देश को बताने के लिए था कि हिसाब शुरू हो चुका है। तो अगर ऑपरेशन महादेव हिसाब की पहली किश्त थी, तो इसका असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। और उस पिक्चर का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इसका क्या मतलब था? ये नाम खुद प्रधानमंत्री ने सुझाया था और इसके पीछे एक बहुत गहरा इमोशनल और स्ट्रेटेजिक दोनों संदेश थे। वो कैसे? देखिए, भारतीय संस्कृति में सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार नहीं है, वो एक विवाहित स्त्री की आशा, उसका सौभाग्य, उसकी शक्ति का प्रतीक है। तो इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम देकर सरकार ने उन शहीदों की विधवाओं के सम्मान और उनके दर्द को एक राष्ट्रीय संकल्प में बदल दिया। ये सिर्फ एक मिलिट्री कोड नेम नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये पूरे देश की भावना का प्रतीक बन गया। तो चलिए इस राष्ट्रीय संकल्प के सैन्य पहलू पर आते हैं। ये ऑपरेशन महादेव से कितना अलग और कितना बड़ा था? जमीन आसमान का फर्क था। ये एक ट्राई सर्विसेज जॉइंट ऑपरेशन था। ट्राई सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब शामिल थे। और यहाँ भारत ने अपनी नई सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में। आपने टेक्नोलॉजी की बात की। मैंने सोर्स में स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का जिक्र पढ़ा है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है?
ये इतनी खास क्यों थी? इन्हें स्टैंड ऑफ वेपन्स कहते हैं। स्टैंड ऑफ वेपन्स। हाँ, इसका सीधा मतलब है सुरक्षित दूरी से हमला। यानी हमारे फाइटर जेट्स को पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाने का खतरा ही नहीं उठाना पड़ा। अच्छा। उन्होंने भारत की सीमा के अंदर से ही बटन दबाया और स्कैल्प जैसी क्रूज मिसाइलें जो करीब 500 किलोमीटर तक जा सकती हैं, और ब्रह्मोस, वो तो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। तो ये अपने टारगेट को खुद ढूंढकर तबाह कर सकती हैं। बिल्कुल, ये एक टेक्नोलॉजिकल छलांग थी जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को लगभग बेकार कर दिया। और निशाने पर कौन था? कुल 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह हुए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, है ना? हाँ, और लक्ष्य बहुत बहुत स्पष्ट रूप से चुने गए थे। सिर्फ आतंकवादी ढांचा, पाकिस्तानी सेना नहीं। जैसे कि बारावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर और मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर। ये वही बदनाम अड्डे थे जहां से 2611 जैसे अनगिनत हमलों की प्लानिंग हुई थी। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये कहना इतना आसान है? जब आप इतनी शक्तिशाली मिसाइलों से हमला कर रहे हों, तो क्या इस बात की गारंटी होती है कि निशाना सिर्फ आतंकी ठिकाने ही लगेंगे? मतलब पाकिस्तानी सेना या आम नागरिकों को नुकसान का जोखिम तो रहा होगा। सवाल बहुत जायज है, और सच कहूं तो यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी थी, सटीकता, प्रिसिजन। ये सिर्फ मिसाइलों की ताकत का नहीं, बल्कि भारत की इंटेलिजेंस और सर्विलेंस क्षमताओं का भी प्रदर्शन था। अच्छा। सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, जमीनी खुफिया जानकारी, इन सब के आधार पर टारगेट्स को महीनों तक ट्रैक किया गया था। हर टारगेट का एक डिजिटल मॉडल तैयार था, इसलिए जब मिसाइलें दागी गिरी तो वो बिल्डिंग के किसी खास कमरे तक को निशाना बना सकती थीं। जोखिम था, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस से बहुत कम कर दिया गया था। और इस ऑपरेशन का एक चेहरा भी दुनिया के सामने रखा गया, जो अपने आप में एक संदेश था। बिल्कुल, प्रेस ब्रीफिंग के लिए सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आई। 2 महिला अधिकारी? हाँ, 2 महिला अधिकारियों को इतने बड़े ऑपरेशन की जानकारी देते हुए देखना, ये भारत की बदलती हुई तस्वीर और नारी शक्ति का एक जबरदस्त प्रतीक था। जाहिर है पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की होगी। हाँ, बिल्कुल की। पाकिस्तान ने ड्रोन्स और कुछ मिसाइलों से जवाबी हमला किया, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार था। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, कमांड सेंटर्स और कुछ एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। तो ये कुछ दिन तक चला? हाँ, कुछ दिनों तक ये संघर्ष चला, और आखिरकार 10 मई 2025 को पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, सेना के ऑपरेशंस के सबसे बड़े अधिकारी, जी, उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष से हॉटलाइन पर संपर्क किया और फिर युद्ध विराम यानी सीज फायर पर सहमति बनी। तो जो हार्डवेयर मतलब मिसाइलें और जेट्स इस्तेमाल हुए वो तो अत्याधुनिक थे, लेकिन इन हमलों से खुद को बचाने के लिए जो शील्ड थी उसका क्या, वहां भी कुछ खास हुआ? बिल्कुल, ये लड़ाई सिर्फ हमले की नहीं, बचाव की भी थी। और यहीं पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का असली टेस्ट हुआ। वो कैसे? भारत की रक्षा का जिम्मा एक स्वदेशी सिस्टम ने उठाया, जिसका नाम है आकाश तीर। आकाश तीर? ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि यह भारत के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम का दिमाग है। दिमाग? हाँ, देखिए, भारत के पास S-400, MRSAM, आकाश मिसाइलें, ऐसे कई अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह। अच्छा। वो दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को ट्रैक करता है और फिर तय करता है कि उसे गिराने के लिए कौन सा हथियार सबसे सही रहेगा। इसी सिस्टम की वजह से भारत पाकिस्तान से आए ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही नाकाम करने में सफल रहा। और सिर्फ एयर डिफेंस ही नहीं, एक और अदृश्य लड़ाई चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की। जी हाँ, DRDO के बनाए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने दुश्मन के रडार को जाम करने, मतलब अंधा करने में एक की रोल प्ले किया। ये भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का सबूत था। अब हम इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। तो ये तो हुई मैदान जंग और तकनीक की बात, लेकिन आजकल लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती है ना। एक तीसरा मोर्चा था जो हम सबके फोन और टीवी स्क्रीन पर खुला हुआ था। आप साइबर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं? हाँ। जैसी जमीन पर लड़ाई शुरू हुई, पाकिस्तानी हैकिंग ग्रुप्स ने भारतीय सिस्टम्स पर साइबर हमले तेज कर दिए। उन्होंने पहलगाम हमले से जुड़ी नकली रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स का चारा फेंका। और उनका तरीका क्या था? सोर्स में स्पेयर फिशिंग और क्रिम्सन RAT का जिक्र है। सुनने में बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक है भी। स्पीयर फिशिंग का मतलब है किसी खास व्यक्ति या संस्था को टारगेट करके फर्जी ईमेल भेजना। और क्रिम्सन RAT का मतलब है
रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रिमोट एक्सेस ट्रोजन। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने किसी अजनबी को अपने घर की चाबी दे दी हो। क्रिम्सन R80 एक ऐसा ही डिजिटल चोर था जो एक भरोसेमंद दिखने वाली ऑफिस फाइल के भेस में आता था। और ये काम कैसे करता था? बहुत चालाकी से। जब कोई उस फाइल पर क्लिक करता तो ये मैलवेयर पहले खुद को एक इमेज फाइल जैसे .jpg बनाकर दिखाता ताकि एंटीवायरस को धोखा दे सके, और फिर बैकग्राउंड में ये अपना नाम बदलकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe बन जाता था और कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल हैकर को दे देता था। मतलब हैकर आपकी स्क्रीन देख सकता था, फाइलें चुरा सकता था, सब कुछ? सब कुछ। ये भारतीय सिस्टम में घुसपैठ करने का एक बहुत शातिर तरीका था। तो एक साइबर वॉर जानकारी चुराने के लिए लड़ी जा रही थी, और एक और जंग थी जो जानकारी को तोड़ने मरोड़ने के लिए लड़ी जा रही थी। मतलब गलत जानकारी फैलाने की जंग। बिल्कुल, नैरेटिव की जंग। पाकिस्तान की तरफ से एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू हो गया। पुराने वीडियोस जैसे गाजा या किसी पुराने प्लेन क्रैश की तस्वीरें उन्हें भारत के हमले का बताकर फैलाया जाने लगा। हाँ, एक वायरल पोस्ट में तो एक पुराने हादसे की तस्वीर दिखाकर दावा किया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2 भारतीय जेट गिरा दिए हैं। और भारत ने इस झूठ का मुकाबला कैसे किया? पारदर्शिता और तथ्यों के साथ। भारत ने इमोशनल या आक्रामक जवाब देने की बजाय नियमित तौर पर प्रेस ब्रीफिंग की, हमलों के सैटेलाइट सबूत पेश किए और हर झूठी खबर का तुरंत खंडन किया। इससे दुनिया भर में भारत के पक्ष को विश्वसनीयता मिली। चलिए अब दुनिया की बात करते हैं। इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी थी? क्या सबने भारत का साथ दिया? नहीं, यहाँ तस्वीर काफी मिली-जुली थी। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, यूके, फ्रांस, उन्होंने बस संयम बरतने की अपील की। जो भारत में काफी निराशाजनक माना गया होगा। बहुत, क्योंकि ये आतंकवाद जैसे मुद्दे पर हमलावर और पीड़ित को एक ही तराजू में तौलने जैसा था। और कुछ देश तो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। हाँ, तुर्की और अजरबैजान ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी, जैसा कि अक्सर होता है, वो चीन था। और चीन की भूमिका सिर्फ डिप्लोमैटिक सपोर्ट तक ही सीमित नहीं थी। तो चीन ने क्या किया? चीन ने पाकिस्तान को सैन्य साजो सामान, खुफिया जानकारी और तकनीकी मदद सब कुछ मुहैया कराया। पाकिस्तान ने जिन ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उनमें से कई चीनी मूल के थे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस भी दी। इससे तो भारत के लिए स्थिति और भी खतरनाक हो गई। हाँ, इसने भारत के लिए एक नई और खतरनाक स्थिति पैदा कर दी। जो चुनौती पहले 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की थी, वो अब 1 फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर में बदल गई है। मतलब एक ही मोर्चे पे आपका दुश्मन दूसरे की ताकत से लड़ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए अब इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं। मिसाइलें, साइबर हमले, डिप्लोमेसी, प्रोपेगेंडा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर असल में क्या था? क्या ये सिर्फ पहलगाम का बदला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बदला तो ऑपरेशन महादेव था, जो बहुत पहले पूरा हो चुका था। ऑपरेशन सिंदूर बदला नहीं, बल्कि एक ऐलान था। एक ऐलान? हाँ, यह भारत की रक्षा नीति के एक नए अध्याय का ऐलान था। यह दुनिया के लिए एक स्टेटस अपडेट था कि अब भारत पुराने नियमों से नहीं खेलेगा। और इस ऐलान के दूरगामी रणनीतिक नतीजे क्या हुए? मोटे तौर पे 3 बड़े नतीजे निकले। पहला, भारत ने दशकों पुराने पाकिस्तानी परमाणु ब्लैकमेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये दिखा दिया है कि भारत अब इस धमकी से डरकर आतंकवादी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरा, एक नई रेड लाइन खींच दी गई। भविष्य में कोई भी बड़ा आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और जवाब भी वैसा ही होगा। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा रणनीतिक दाव था। तीसरा और सबसे बड़ा दाव था सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ। अब उसे इस पूरी तस्वीर से जोड़कर देखिए। इस एक कदम ने भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के केंद्र को कश्मीर से हटाकर पानी पर शिफ्ट करने की क्षमता पैदा कर दी है। कश्मीर एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन पानी पाकिस्तान के लिए जीवन और मौत का सवाल है। ये भारत के हाथ में भविष्य के लिए एक बहुत शक्तिशाली कूटनीतिक हथियार आ गया है। तो ये साफे के इस पूरे घटनाक्रम ने बाहरी खतरों से निपटने की भारत की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों को साबित कर दिया। हाँ, बाहरी तौर पर तो कर दिया, लेकिन ये सारे स्रोत एक और जरूरी बात की तरफ इशारा करते हैं। आतंकवाद की असली जड़ें सिर्फ सीमा पार नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की अपनी आंतरिक राजनीति और कट्टरपंथ की विचारधारा में भी हैं। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाला सवाल ये है,
बाहरी जवाबी कार्रवाई की ताकत दिखाने के साथ साथ कोई भी देश दिलों और दिमाग की उस लंबी और मुश्किल लड़ाई को कैसे जीतता है ताकि भविष्य में पहलगाम जैसी त्रासदियों को जड़ से ही रोका जा सके।